अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। मुल्क की सियासत की बात करें तो कल हमने अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो अपोजिशन अलायंस हुकूमत की मुआशी और सियासी पॉलिसी पर तनकीद करती दिखाई दी। साबिक़ गवर्नर सिंध ने यह बताया कि हुकूमत ने किस तरह सिर्फ 3 सालों में 38 ट्रिलियन कर्ज़ों का इजाफा किया। महमूद खान अचकज़ई ने आज के हालात से कंपेयर करके ये बताया कि जब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में मौजूद थे तो किस तरह 20-20 सियासी रहनुमाओं से उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रहनुमा के बयान ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की और जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का बयान था। उन्होंने तस्लीम किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। वो इस गलती पर कौम से माफ़ी मांगते हैं। मुस्तकबिल में इनकी पार्टी इस किस्म के किसी फ़ैसले का हिस्सा नहीं बनेगी। अब मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ इस किस्म के फ़ैसले पर क्या पॉलिसी अपनाएगी, इस पर तो कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन वो माजी की जिस गलती को तस्लीम करके माफ़ी मांग रहे हैं, क्या इनकी इस माफ़ी को वैल्यू देनी चाहिए जब वो अपोजिशन में हो और उनकी इस माफ़ी की वो अहमियत ना हो। अगर वो इस अमल को गैर जमहूरी रवैया करार दे रहे हैं तो इनकी इस माफ़ी को किस तरह अप्रिशिएट किया जा सकता है, जब कई बार और कुछ दिनों पहले तक हम हर तहरीक इंसाफ के लीडर से फ़ख्रिया लहजे में ये सुन चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए सियासतदानों के साथ तो नहीं बैठेंगे मगर गैर सियासी ताकतों के साथ बैठने को तैयार हैं। अलीमा खान साहिबा के मुँह से हम गिव एंड टेक का बयान भी सुन चुके हैं। क्या इन सब से लगता है कि PTI अपने माजी के गैर जमहूरी फ़ैसलों पर शर्मिंदा है? इस रवैये पर सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ही तनकीद नहीं की जा सकती। अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है वो अपोजिशन दौर में तो ख़ुद को जमहूरियत की चैम्पियन कंसीडर करती है, गैर जमहूरी फ़ैसलों पर माफ़ी भी मांगती है, मगर हुकूमत में आकर फिर वही फ़ैसले और गलतियाँ सरजद होती हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद जो कुछ होता रहा हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ के दौर में PDM का मीडिया की आज़ादी और बलोचिस्तान के इशू पर क्या मौक़िफ़ था और हुकूमत में आने के बाद क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह तहरीक इंसाफ अपने हुकूमती दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या कर रही थी और आज अपोजिशन में बैठकर इनकी क्या पोजीशन है वो भी सबके सामने है। और ये वो साइकिल है जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हमारी सियासी जमातों की पॉलिटिकल हुकूमत में बैठकर और अपोजिशन में बैठकर कुछ और हिकमत अमली हो जाती है। आज असद कैसर साहब एक्सटेंशन पर माफ़ी मांग रहे हैं। शायद कल हम ये भी देखें कि मौजूदा हुकूमत का कोई वज़ीर या रहनुमा जब हुकूमत का हिस्सा ना हो तो शायद वो भी 26वीं या 27वीं तरमीम पर कौम से माफ़ी मांगता दिखाई दे। लेकिन इससे हमारा निज़ाम किस हद तक डैमेज हो चुका है और होता रहेगा, इस पर हमारे सियासतदानों को ज़रूर सोचना चाहिए। आगे बढ़ें तो एज़ एक्सपेक्टेड लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। अब हमें देखना यह है कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के इस किस्म के फ़ैसले से PTI को अपर कोर्ट में रिलीफ मिल सकता है या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। दानियाल अजीज़ साहब मौजूद होंगे, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। सज़ाओं का जहाँ तक मामला है तो ये फहरिस्त जो है वो तवील होती जा रही है। ATC की तरफ से जो फ़ैसला 9 मई थाना शादमान का जलाओ घेराव और एक बेकरी के जलाओ घेराव से मुतल्लिक था, अब उस पर हमने देखा कि शाह महमूद साहब को इस केस से भी बरी किया गया। यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, दीगर जो आपके पार्टी के रहनुमा हैं, 10-10 साल की उनको सज़ा दे दी गई। लेकिन ये नैरेटिव आपका कि इस सब के पीछे दरअसल हुकूमत है और साथ साथ ये पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है, ये सियासी बुनियादों पर बने हुए केस हैं, तो फिर इनका इम्पैक्ट तमाम रहनुमाओं पे तो नहीं आ रहा। बहुत से लोग तो पहले बरीयत ले चुके हैं, एक्विटल हो गया आपकी पार्टी में उनका। शाह महमूद साहब का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है। तो अगर नाइंसाफ़ी है तो फिर वो सबसे तो नहीं हो रही। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि मैं आपके सामने पढ़ के दे देता हूँ कि आइन का आर्टिकल 13 क्या कहता है। 13 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि एक शख्स जो है वो किसी जुर्म के ऊपर एक से ज्यादा दफा सजा उसको नहीं हो सकती। ये आइन का आर्टिकल 13 कहता है। आपके सामने है कि सरगोदा में सजा हुई, फैसलाबाद में सजा हुई
और लाहौर के अंदर सजा होगी, तो फिर ये कैसे सजा होगी एक के बाद दूसरी? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहां आपने बात की इस मुकदमे की, तो इस मुकदमे के अंदर रोल ये है जी कि आपने कोई जलाओ घिराव कर दिया, गाड़ियों को आग लगा दी, कोई एक ऐसी वीडियो लेकर आ जाए जहां पर सनम जावेद, आलिया हमजा या डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, इनमें से कोई रहनुमा, शाह महमूद कुरैशी वहां गाड़ी को या किसी बिल्डिंग को आग लगा रहा हो, कोई सीसीटीवी फुटेजेस। नंबर 1। नंबर 2, इनके ऊपर जो इल्जाम है कि इन्होंने साजिश की जमान पार्क के अंदर या चक्री इंटरचेंज पर, उस साजिश के हवाले से जो गवाह पेश किए गए, पुलिस के गवाहान, उनको सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बास ने 2 मुकदमात 348 और 355, इन दोनों के अंदर इन तमाम लोगों को, जो डॉक्टर यास्मीन है या उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, ये दीगर, इन तमाम लोगों को बरी कर दिया, इस एविडेंस को मुस्तरद कर दिया, जो गवाही दी गई, जो गवाह सरकारी थे, पुलिस वाले थे, और जो एविडेंस थी उसके हवाले से कहा जज अब्बास ने कि ये फैब्रिकेटेड है, ये जेली एविडेंस है। लेकिन उस जज को तब्दील करके तो एक नए जज लाए जाते हैं, और तीसरा मुकदमा जो पेंडिंग होता है उसको, उसके अंदर उस गवाही को भी कबूल कर लिया जाता है, उस जो शहादत, जो एविडेंस पेश की गई है, जो सबूत पेश किए उसको कबूल कर लिया जाता है और सजा दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स मौजूद हैं कि जब एक मामला, एक गवाही या एक कोई वकूआ जिसमें आप बरी हो जाएं, ठीक है, तो फिर उसी नोयत के मामले के ऊपर, उसी गवाही के ऊपर किसी और मुकदमे में सजा नहीं हो सकती। लेकिन मुझे यहाँ उनको तो बात बताएं, दूर की बात, यहाँ एक अरशद हैं, हाफिज अरशद हैं, जो खान साहब के गार्ड हैं। मैं आखिरी बात जी, मैं ये आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये हाफिज अरशद हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे साथ 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और इन्होंने जो है इनके ऊपर भी रोल यही डाल के इनको 10 साल सजा दे दी। ये वहां मौजूद ही नहीं थे। मैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ थे, ये गार्ड थे, और वहां फाइट कर रहे थे कि आप क्यों गिरफ्तार करें, ना करें ना। एक मिनट रुक जाए, ये नोयत है, इससे साबित होता है मैं ये तमाम केसेस पॉलिटिकल। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप लीगल कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स आप पेश कर रहे हैं, बेशक ये टेलीविजन की कंजम्पशन के लिए तो हो सकता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि किसी जज का ट्रांसफ़र हो गया या फिर ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी अदालतों से आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं वो सब की सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मेलाफाइडी इंटेंशन पे काम कर रही हैं, और हुकूमत वहाँ पर इंटरवीन करने में कामयाब हो चुकी है, और इसीलिए ये सारा लीगल प्रोसेस जो है ये सब का सब बशमूल तमाम कोर्ट्स और जज साहिबान के ये तर्ज़ अमल जो है, इसमें हम कैसे ये साबित करेंगे कि ये जो मेलाफाइडी इंटेंशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पर पूरा निज़ाम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आप यहाँ कर रहे हैं ये कोर्ट्स में नहीं किए गए? देखिए, सारे आर्गूमेंट्स ये कोर्ट के अंदर किए गए और वहाँ दरखास्तें भी दी गई, आर्टिकल 13 के तहत भी दरखास्त दी गई, लेकिन उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। हाफिज से इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ कैसे वो पाएंगे और 10 साल सजा होगी, बाकियों की भी यही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ आपने जजेस की बात की, देखें जो लॉ मिनिस्ट्री है ना, वो तमाम जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं ना या स्पेशल कोर्ट्स हैं, वहाँ तैनाती लॉ मिनिस्ट्री करती है। लॉ मिनिस्टर कौन है? आजम नज़ीर तारड़। तो नज़र आ गया कि तैनाती उन्होंने करनी है, तो डेफिनेटली विक्टिमाइजेशन तो होनी है ना। और दूसरा जो उसका सबूत ये है कि जो जज अब्बास हैं उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया, उन्होंने एक खत लिखा था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उन्होंने उस खत के अंदर कहा था कि मेरा घर का गैस का मीटर उतार दिया गया, मेरे घर के बिजली का बिल जो है वो ज्यादा उन्होंने डाल दिया, और तीसरा मेरे बाहर अदालत के एक ट्रांसफार्मर है जहां फायरिंग की गई, मेरे ऊपर शदीद दबाव डाला गया कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैंने तो लेटर नहीं लिखा, जज ने लिखा। लेकिन जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लेने की बात की, तो उनको भी वहां से हटा के सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिएगा। उनका नाम है चीफ जस्टिस उस वक्त के शहजाद साहब। सही, राना एहसान बता दें, मैं तो एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं। सही, राना एहसान साहब, आपने सुन लिया कि अब ये सनम जावेद साहिबा हों, आलिया हमजा साहिबा हों, 5 साल की इनको सज़ा दी गई है। बकौल पीटीआई के नईम हैदर साहब के, वो ये कह रहे हैं कि मौके पे अगर कोई फुटेज मौजूद है जिसमें ये आर्सन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ हो इसलिए रहा है कि जो जज आपकी बात नहीं मानता उसका आप ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो हमें विक्टिमाइज़ करता है। तो आपने पूरा निज़ाम हाईजैक कर लिया। और तीसरा एक बार कैसे सजा हो सकती है? जी जी राना साहब। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर तो कोई ऐसी एविडेंस जो है
कमजोर है या प्रोसिक्यूशन को कोई फेवर मिला है, तो वो तो फिर अगले हाई कोर्ट के अंदर ये तो है ना, इसको आप टीवी के टॉक शो में या मीडिया के बयानिए से तो नहीं आप इसको खेल कर सकते। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, मैं फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ, तो वहां अगर पार्लियामेंटेरियंस या पीटीआई के जिनको बरियत भी मिली है, तो वहां क्यों नहीं वो जो है उनको क्यों रिलीफ मिल गई? क्योंकि उनके खिलाफ वो एविडेंस मौजूद नहीं थी, वो शवाहिद मौजूद नहीं थे। तो जहां रिलीफ मिल जाए वहां जो है ना शुक्रिया अदा करना, ना कहना कि अदालती निज़ाम ने इंसाफ दिया है, और जहां सजा हो जाना वहां फिर ये कहना, एक नैरेटिव बिल्ड करना कि ये सियासी सजाएं हैं और इनको टारगेट किया जा रहा है, ये तो फिर इसकी तो कोई एंड नहीं है ना। ये तो ऑब्वियसली अगर इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो मैं तो यही अज्यूम करूंगा कि अगले फिर कोर्ट में इनको बहुत आसानी से रिलीफ मिल जाएगा और ये अपना जो मुद्दा है वो साबित कर सकेंगे। बहरहाल देखें, 9 मई को तो पूरे पाकिस्तान ने विटनेस किया था, महसूस किया था, और उसके अंदर ये लाजिम नहीं है कि जो बंदा आर्सन कर रहा हो या जो बंदा जो है तोड़ फोड़ कर रहा हो वही उसके अंदर जो है वो सजा उसको मिलती है। जो उसकी प्लानिंग में, जो अबेटमेंट में शामिल हो, एग्जीक्यूशन के अलावा भी, वो भी उसका जो है उसको उतनी ही सख्त सजा मिल सकती है। जैसे अगर कोई बंदा गोली चलाने वाला हो और एक बंदा मर्डर को प्लान करने वाला हो, तो प्लान करने वाले को भी जो है उससे मर्डर करने वाले से ज्यादा सजा मिलती है। तो ये देखें, और ये जो बात है कि एक ही केस के ऊपर इनको बार बार जो है वो तो सजा तो एक ही दफा मिलनी है, और अगर वो कोई और किसी कोर्ट में वही केस लगा हुआ है तो वो बिल्कुल वो क्लब हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। राना साहब, लेकिन ये आप एक्नॉलेज करते हैं कि जो 1 पेज का ताना पीटीआई को मिलता था बैक इन 2018, और उस दौर में नैब के ज़रिए बहुत सी अपोजिशन रहनुमाओं को उनके घरों से उठाकर जेल में डाल देना, कार्रवाइयाँ करना उनके ख़िलाफ़, और रूल करने के लिए सारी अपोजिशन का सफाया कर देना, किसी हद तक उस तरफ मामला नहीं जा रहे? क्योंकि आपको भी अब उसी तरह एक्यूज़ किया जा रहा है कि अब 1 पेज आपका बन चुका है, फैसले भी वो आ रहे हैं जो डिज़ायरेबल हैं आपके लिए, और इसके अलावा कोई अपोजिशन बची नहीं, स्पेशल सीट्स भी हाथ से निकल गई, 2/3 भी आपको मिल गई, और आप रूल कर रहे हैं। नहीं देखें, 9 मई के अगर हवाले से केसेस हैं तो वो कोई सियासी केसेस नहीं है, वो कोई करप्शन के ऊपर केसेस नहीं है, वो एक बगावत की कोशिश थी और वो एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ था, और वो एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था जो एक दिन हो गया था। उससे पीछे बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया गया, उसको बार बार पीटा गया और फिर वो वाकयात हुए। लेकिन अलकादिर और तोशाखाना भी था ना जो मॉनेटरी करप्शन से मुतल्लिक है, अलकादिर और तोशाखाना। देखिए, तोशाखाना को अलकादिर के ऊपर पहले आ जाते हैं। देखें, अलकादिर में तो एक इंटरनेशनल एजेंसी इन्वॉल्व है जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, और उसने जो पैसे समझे कि इलीगल हैं वो उन्होंने रियासत पाकिस्तान को वापस किए थे। ये तो ओपन एंड शट 2+2 का केस है कि उनको एडजस्ट कर दिया एक फाइन के अगेंस्ट, जो कि नहीं हो सकता था, और फिर उसके एवज फवायद लिए गए। तो मेरे ख्याल से ये जो केस है ये तो बड़ा क्लियर कट केस है। बाकी अगर देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर पीटीआई को रिलीफ मिलती है हाई कोर्ट से तो बिल्कुल फिर इनका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा कि जी हमें उस वक्त जब ये हुआ, लेकिन आज के दिन में वो सजा याफ्ता है। ही इज गिल्टी, ही इज कन्विक्टेड ऑन करप्शन, और जो लोगों को 9 मई को जो सजाएं मिली हैं दे आर गिल्टी कि वो 9 मई के अंदर शामिल थे और उनको उसके मुताबिक सजाएं मिली हैं। अगर इनको बाद में जाके रिलीफ मिलता है तो तब हम वो बहस और वो डिबेट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, दानियाल साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो सज़ाओं का तज़किरा हो रहा है, आप भी डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर चुके हैं। ये इसी तरह होता है कि जब एक हुकूमत ताकतवर हो जाती है और 1 पेज बन जाते हैं तो उसके बाद फिर डिज़ायरेबल फ़ैसले आना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। जिस तरह नईम साहब ने भी कहा कि जब तैनातियाँ हुकूमत ने करनी हो तो फिर उसके बाद न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती। या आपको लगता है कि ये इतना आसान नहीं है कि एक हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ साहब को सारी अपोजिशन यही टॉन्ट करती है ना कि वो ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर यहाँ पर इतनी ताकत कैसे है कि कोर्ट्स भी इम्प्लिकेट हो जाती हैं और जो उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला है वो भी आ जाता है, पीटीआई को सज़ाएँ हो जाती हैं? मेरे ख्याल में जी इसमें कोई शक नहीं है कि जब स्टेट का आप समझ लें कि मुंह मुड़ जाता है तो उस वक्त सख्ती आ जाती है। वो कई शक्लों में आती है।
मेरे पे जो जिस शक्ल में आई वो तो जुडिशरी खुद थी, क्योंकि मैं ज़रा सच ज़्यादा बोलता था और अपनी तहकीकात पूरी करता था। तो वो जो साकिब निसार साहब थे उनको एक ज़ाती तकलीफ़ थी, क्योंकि वो सारा दिन बैठ के तो ये चीज़ जोड़ते थे कि किस तरह से जो जमायमा साहिबा ने पैसे भेजे मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट में, वो किस तरह से पूरा करें टोटल जो बनी गला के लिए ख़रीदा गया। और हमने बार बार इसरार किया कोर्ट में कि आप जो है काइंडली जो नॉमिनेशन पेपर हैं इमरान खान साहब के वो मंगवाएं, उसमें जो एसेट स्टेटमेंट है स्पाउस की जो कि लाजम इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, उसमें आप देखें कि क्या लिखा हुआ है और ये पैसे आप देखें और फिर आपको समझ आएगी। जाहिर बात है उधर तो वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उसमें तो उन्होंने एसेट स्टेटमेंट फाइल ही नहीं की थी सिरे से, तो इसका मतलब उनके पास तो था ही कुछ नहीं, तो उन्होंने फिर कैसे भेजे पैसे इमरान खान को। तो ये जब बात पे इसरार किया, अकरम शेख साहब वकील थे हमारे, तो उनको जब काफी इस बात पे इसरार किया, ये हनीफ अब्बासी साहब वाला केस है अगर आपको याद हो, तो उसमें फिर उनको बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ हुई कि ये तो मतलब मेरे सामने बात आ रही है। तो उन्होंने फिर 1 साल पुराना जो मेरे ऊपर इल्जाम था वो लाके, खैर उसमें मैं एक्विट हो गया, वो तो एक अलग बात है। उन्होंने फिर टू द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है मुझे सेंटेंस कर दिया। तो ये वो सूरत हाल है जब एक फिशिंग एक्सपीडिशन की गई मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए से। सो उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है उनका तो दिल तो ये था कि मुझे ताहयात नायल कर देते, लेकिन वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुआ, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन दैट हैविंग बीन सेड, मैं नहीं समझता कि जो ये 200 केसेस मुख्तलिफ नौयत के बने हैं और जिसमें बार बार इमरान खान साहब एक्विट हुए हैं, वो कोई कानून और कानून की बालादस्ती का कोई फेवर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर कि जो अल कादर ट्रस्ट केस है वो मुख्तलिफ है बाकी केसों से। उसकी वजह यह है कि वहां पर क्लियरली शवाहिद जो है और पेपर ट्रेल जो है वो सब कुछ मौजूद है, और क्लियरली ये बात कह देना कि जी जो कि ट्रस्टी है, जो बेनिफिशियरी है, आप समझ ले इस बात का, जो डिसीजन मेकर है, कि उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा, ये भी बात जो है ये लॉ के मुताबिक कम अज कम अगर आप जिस कानून के मुताबिक आपने प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया पाकिस्तान में कि आपका जो तनख्वाह आप ले सकते थे और आपने नहीं ली, अगर वो मयार आप रखें तो फिर तो ये काफी संगीन केस है। बाकी केस जो है जितने भी हैं मुझे उनकी इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन ये वाला केस जो है ये अलग से। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। असद कैसर साहब ने, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल जिसमें अपोजिशन की बहुत सी शख्सियात मौजूद थीं, तो उन्होंने ये कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को जो हमने एक्सटेंशन दी वो नहायत गलत फ़ैसला था, कौम से माफ़ी मांग लेते हैं इस पर और आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। माजी में नवाज़ शरीफ साहब भी ये बात कर चुके हैं, गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने उनको कोट किया और कहा कि नवाज़ शरीफ साहब पर्सनली नहीं चाह रहे थे एक्सटेंशन मिले, लेकिन पार्टी ने उनको परसुएड कर लिया। ये कितना आसान है कि आप इतना बड़ा एक फ़ैसला करते हैं जिसकी लीगल इम्प्लिकेशंस होती हैं और बाद में आप माफ़ी मांग लें, तमाम पार्टियां कहीं गलती हो गई हमसे। ये सॉरी कहना एडमिसिबल होता है या एहतसाब एडमिसिबल होता है पॉलिटिक्स में? एहतसाब नहीं होगा, माफ़ी कबूल कर ली जाएगी। जी मैं ये समझता हूँ जी कि ये बार बार ये जो एक चूहे और बिल्ली का खेल है, कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक बहुत मनफी किरदार करती रही हैं। एक DGI की अपॉइंटमेंट है, आपको याद होगा जब माजी में नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहिबा ने भी, दोनों ने अपनी अपनी कोशिशें की और उसमें जो नतीजा निकला वो ये था कि हुकूमत ही चले गई। इस दफ़ा भी इमरान खान साहब उसी दलदल में आके फंस गए हैं और इसमें जो एक्सटेंशन का खेल है वो तो मुकम्मल तौर पर ख़तरनाक बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर तो बाकायदा कोई ना कोई जो है ना इस्लामाबाद के ऊपर कोई ना कोई उसका असरात आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आके तो धरना दे देता है जब वो टाइम आ रहा होता है, या फिर कोई उसके बरखिलाफ धरना प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और जमहूरियत के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसको बजाय कि हम सिर्फ इस तरह से डील करें कि जी
सीनियर मोस्ट होना चाहिए, जैसे जुडिशरी का एक फैसला हो गया था और उसके बाद ये बहस खत्म हो गई थी। इसी तरह से मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा ताकि ये बहस खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो खेल चल पड़ता है ना जी, ये तो फिर बहुत ही संगीन इसके नताइज पाकिस्तान ने भुगते हैं और वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी तबाह करते हैं, अल्टीमेटली हमारी फॉरेन रिलेशंस को भी इफेक्ट करते हैं और डोमेस्टिकली बहुत इंतशार फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है एक पुख्ता तरीकाकार से सेटल कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जी एहसान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो जुडिशरी का एक फैसला हो गया था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाना है, ये खेल वहां पर तो खत्म हो गया था। अब फिर से वो जख्म जो है कुरेद दिए गए हैं और दोबारा से वो सारा सिलसिला चल निकला है। तो यहां से भी आपको इंस्टेबिलिटी आएगी और दूसरे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें से भी आपको इंस्टेबिलिटी आएगी। जी एहसान साहब पॉइंट ऐड कर लीजिए, मैं फिर नईम साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि हमने एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं, एक्सटेंशन हुकूमत देती है, एक्सटेंशन पीटीआई और खान साहब ने दी थी, वो लेजिस्लेशन थी जो हुकूमत को एक्सटेंशन अलाउ करती थी, तो उस लेजिस्लेशन पे हमने वोट डाला था। मियां नवाज शरीफ ने किसी भी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी पाकिस्तान की। पर्सनली तो नहीं दी राना साहब, पर्सनली तो नहीं दी, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन में ही उनको एक्सटेंशन मिली ना, जो कानून साजी हुई, तो इम्प्लाइड मीनिंग कानून साजी को सपोर्ट, कानून साजी को सपोर्ट। चलें ठीक है नईम साहब, ये माफ़ी से काम चल जाएगा कि कौम से माफ़ी मांगते हैं? क्योंकि उसके बाद के तर्ज अमल की भी अगर हम बात कर लें, चले माजी को तो आपने करेक्ट कर लिया, उस वक्त ये बताया जा रहा था कि गालिबन उनसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक जर्नैल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया, और जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसके बाद जो सब हमने कंटेनर पे सुना वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भी अगर ये बात की जाती है कि हमने बात ताकतवर हलकों से करनी है, पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठना, लेटर आर्मी चीफ को लिखने हैं, तो फिर लेसन क्या लर्न किया है पीटीआई ने अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो? देखिए मुजम्मल साहब, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर 2024 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो आज इमरान खान वज़ीर आज़म होते। ये तमाम केसेस जो हैं सब के सब सियासी हैं। जहाँ बाजवा की बात है तो बाजवा ने 2019 के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि आपको हुकूमत दें। अब ये जो चोरी उनसे बात की गई थी, इमरान खान साहब को तो नहीं पता था। जब तक एक इदारा जो है अपनी जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर परफॉर्म करता है तो आपने इदारों को जो है उसके ऊपर हमला तो नहीं करना, लेकिन जब इदारा लाइन क्रॉस करता है तो फिर डेफिनेटली आपने बात करनी। इमरान खान ने तो कहा कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी, लेकिन जो साइफर आया उस साइफर के ऊपर ही इमरान खान साहब को सजा हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हुई। अगर साइफर ना होता, ये कहते थे कि नहीं है साइफर, तो फिर सजा किस चीज़ की होनी थी? तो वो तो साबित हो गया। पीएम ने मीटिंग की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जी साइफर आया, और उसके अंदर जो जुमलों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हटाओगे तो तुम नताइज भुगतोगे, अगर तुम हटा दोगे इस इमरान खान को तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ये बाजवा को कह रहे थे। आज भी यही सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर मीटिंग होती है, ट्रंप साहब बुला रहे हैं तो वहां पीएम नहीं है। नहीं, आज तो यही कहते हैं लेकिन जो पीएम होता है वो मुल्क को लीड करता है, ना कि कोई और करता है। नंबर 1। नंबर 2 बात रह गई कि इन्होंने बात की कि जो लोग बरी हो गए, ठीक है, उनके बारे में ये क्या रखते हैं, उस पर खुशी का इज़हार करें। भाई 2-2.5 साल से आपने जेल में उन्हें डाला है, उनके ऊपर सख्तियाँ, मुसीबतें, उनके घर वालों को परेशानियाँ, उस बंदे की जो ज़िंदगी का एक लम्हा आपने ज़ाया किया है उसका कौन हिसाब देगा? और तीसरी बात यह है कि वो तो अभी बाहर आई नहीं, वो तो जेल में है और वो कराची थे। बाकी भी किसी की कोई एविडेंस साबित नहीं हुई कि वो फलां बंदा मीटिंग के अंदर मौजूद था। इमरान खान साहब 9 मई से पहले, वो एक छोटा सा कमरा है जहां वो बैठते थे और जूम वगैरह के ऊपर कोई मीटिंग हो भी जाती थी, लेकिन 9 मई की सुबह वो कैसे मीटिंग कर सकते हैं जब 9 मई को वो वहां से चल के इस्लामाबाद पहुंच गए 10, 11, 12 बजे? तो ये कैसे मुमकिन था? इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे ISF के स्टूडेंट्स हैं वो एक अपने हॉस्टल के अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वहां SHO अशफाक साहब नफरी लेकर पहुंच जाते हैं और उन्हें उठा कर ले जाते हैं। मैं आज घंटा डेढ़ पहले वहां उनके मुकदमात के अंदर पेश हुआ हूं। ठीक, क्या कहते हैं जी, इन्होंने डकैती कर ली है जी। अब हमला आप कर रहे हैं, डकैती उन बच्चों ने कर ली है, उनका कल पेपर है, लेकिन उनको अदालत के अंदर पेश करके उनके ऊपर दफा 144 के खिलाफ घर में बैठे हुए दफा 144 लग गई है। सही। हम तो ये कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब ये है कि अदालतों के अंदर खड़े हैं। जज साहब को आज हमने कहा कि इधर भी फिर दफा 144 है, आपको भी उठा लेंगे और हम तमाम लोगों को भी उठा लेंगे। होटलों में भी पाबंदी है, फिर अस्पतालों के अंदर भी लोगों को नहीं बैठने देंगे कि आप 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं, पीटीआई की क्यों बात कर रहे हैं या नहीं भी बात को कर रहा होगा। खाली ये कि आपने अपनी खाना पूरी करनी है और अपने बॉस को हाजिरी देनी है। कौन सा हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो हमने पाकिस्तान की सीक्रेट इंडिया को दे दी है?
भाई हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी गलत बयानियां हैं। और जहां अलकादर ट्रस्ट केस की बात की है, अलकादर में इमरान खान साहब ने जाती फायदा नहीं लिया। ट्रस्टी जो होता है वो ऑनर नहीं होता, ना वो अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं उस जायदाद को, ना वो आगे किसी को खुद भेज सकते हैं, ना उससे कोई माली आमदनी 1 रुपए की भी उन्होंने आज तक नहीं दी। वहां तमाम गवाहों ने जाकर बयान दिया, उन्होंने कहा कोई माली फायदा ना इमरान खान ने लिया है ना उन्होंने लिया, और जो पैसे थे उससे हुकूमत यूनिवर्सिटी बना रही है, गाड़ियां ली गई हैं। क्या उनसे कोई हिसाब लेगा? ये मेरे सामने सारी पड़ी है कि 2008 में नवाज शरीफ साहब ने 42 लाख की जो 42,55,000 की गाड़ी थी उसे 6,37,000 के अंदर खरीदा। तोशाखाना से तो गाड़ी ली नहीं जा सकती। वहां गुलदान 8,000 का वो भी मुफ्त में घर लेकर गए, ये रिकॉर्ड बता रहा है। 43.5 लाख का कारपेट नवाज शरीफ साहब घर लेकर गए तोशाखाना से। इस तरह 4 गिलास 6,000 के, 6,700 रुपए के वो गिलास घर लेकर गए तोशाखाना से। पॉइंट आ गया नईम साहब आपका। राना साहब ये एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें जो नईम भाई फरमा रहे हैं कि गिलास और कारपेट तक जो है वो बाकी पार्टीज़ ने नहीं छोड़े, मुकदमात हम पे बन गए। और दूसरा 27वीं तरमीम को लेके अब जो कंस्पिरेसी थेरीज भी थी, राना सनाउल्लाह साहब ने बजाते खुद कह दिया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट का मामला होता है तो फिर 27th अमेंडमेंट भी हम ला सकते हैं, पार्लियामान का ये इख्तियार है। जहाँ तक मेरी इतलात हैं ड्राफ्ट तो बन चुका है इसका, तो क्या शामिल होगा इसमें फिर? ये देखें, सबसे पहली बात तो ये तो आई इक़्तिदार में इसलिए थे कि ये हमें सूली पे चढ़ाएंगे। इन्होंने नैब के चेयरमैन को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया, तो ये साबित कर देते हैं ना इल्जामात। एक ढेले की करप्शन नहीं ये साबित कर सके, बल्कि पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने जेलों में डाला एक एक करके। तो ये जितने इल्जामात लगा रहे हैं, ये कहानियां तो आपने 2018 में भी सुनाई थी, उससे पहले भी आप सुनाते रहे, तो साबित कर देते अपने दौर में। ये सिर्फ इल्जामात हैं। आपके पास 3-4 हुकूमतें थी, आपके पास सारी प्रोसिक्यूशन थी, FIA थी, नैब आपके हाथों में खेलती थी, तो आप साबित कर देते। तो ये तो आप कुछ नहीं साबित कर सके, उल्टा आप करप्शन परसेप्शन के अंदर अरूज पे पहुंचे, और एक करप्ट तरीन हुकूमत थी PTI की। देखिए, जो दूसरी आपने बात पूछी कि जी कुछ 27वीं तरमीम और वो क्या है, उसका ड्राफ्ट बन चुका है। देखिए, आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप 10 तरामीम करें, इट डजंट मैटर, आईनी और कानूनी हक है पार्लियामेंट को। अगर आप कानून के मुताबिक चीजें चलाते हैं तो आप तरामीम आ सकती हैं। लेकिन देखें, बात ये, कोई ड्राफ्ट नहीं बना। जब ड्राफ्ट बनेगा तो वो जो जितने मेंबर हैं हुकूमत के अंदर और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ शेयर होगा, डिस्कस होगा। वो कोई ऐसी कोई टॉप सीक्रेट नहीं है जो सीक्रेट सारा काम हो जाएगा और वो छुप छुपाए हो जाएगा। अगर पिछली दफा 26वीं आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी की कोशिश की गई तो वो नाकाम हुई, और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आईनी तरमीम हो तो वो ना सिर्फ ऑपोजिशन के साथ वो डिस्कशन होनी चाहिए, सबके साथ डिस्कशन होनी चाहिए, सबकी इनपुट आनी चाहिए, और फिर आपको तरामीम की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब 27वीं तरामीम होंगी तो इसी तर्ज पे होंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, शॉर्टली मुझे ये भी बता दें, क्योंकि इकनॉमिक फिगर जो है वो गवर्नमेंट फ्लॉन्ट करती है, अता तारड़ साहब भी कह चुके हैं तरसीलात ज़र में 38 अरब डॉलर तक का इजाफा, 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं गालिबन। अब इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपके एक्स कॉलीग मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 सालों में सिर्फ जो फिगर वो कोट कर रहे हैं स्टैगरिंग है, 38 ट्रिलियन रुपीज़ का कर्जा आपने ले लिया है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो चुकी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 168 नंबर पर हैं। परचेजिंग पावर में 60% का डिक्लाइन सामने आया है 2022 के बाद से। स्पेसिफिकली चार्जशीट है आपके अगेंस्ट ये। चलिए अब इसका एक एक करके मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, जो डेट टू GDP होती है या कर्जे होते हैं वो हमेशा एज ए परसेंटेज देखे जाते हैं, और हमने वो गालबन 2-2.5 साल पहले PTI के दौर में 84 पे थे, और अब वो 67% जो है वो डेट टू GDP आ चुकी है। इसके साथ में एक और फिगर आपको दे देता हूँ कि हमने कोई डॉलर टर्म्स में, एक्सटर्नल हमारा जो डेट है उसमें कोई डॉलर टर्म्स में नेट इजाफा नहीं हुआ। तो हमने अजाफी डॉलर्स में कर्जे नहीं चढ़ाए, विच इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। हमारा करंट सरप्लस जा रहा है। जो आपने जो ह्यूमन इंडेक्स की बात की, वहां मैं एडमिट करूंगा कि पाकिस्तान में डेफिनेटली गुर्बत में इजाफा हुआ है,
और उसकी बुनियादी वजह जो टेक्निकल वजह है हमें समझनी होगी कि ये मुल्क की आबादी 2-2.5% से ग्रो होती है और जब तक हम 5, 6, 7, 8% की ग्रोथ के और तसलसल के साथ ग्रोथ नहीं करते, इस मुल्क में आपकी परचेजिंग पावर भी नहीं बढ़ेगी। राना साहब, इसके अलावा जो ताजर दो स्कीम थी, इसको कोई मैस नजिंग में आपने कन्वर्ट कर दिया है, तो वो उस पॉलिसी का वैसे क्या बना, अगर उस पर क्लैरिफिकेशन मांगनी हो तो? उसके ऊपर तो मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह ये जो साल है ये एफबीआर की इन्फोर्समेंट का और टैक्स बेस को बढ़ाने का साल है और प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते एफबीआर की मीटिंग करते हैं, तो टैक्स नेट में ताजरों को लाना और इंश्योर करना वो इस साल में होगा। वो ताजर दो स्कीम जो स्पेसिफिक स्कीम थी वो उस तरीके से नहीं चल सकी। ये मैं एडमिट करता हूं, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखें, ये तो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है जो इस बजट में हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए जिंदगी जीरन करना है। तो ये देखिए, मैं आखिरी बात ये करूंगा कि हम उस ग्रोथ की तरफ अगर जाएं जो ग्रोथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपको दे दे और आपको फिर नोज डाइव करना हो, बूम बस के साइकिल को तोड़ के अगर ग्रोथ होगी तो वो गुर्बत में भी कमी करेगी, वो आपकी ह्यूमन इंडेक्स को भी बेहतर करेगी। उसके अलावा ये साइकिल चलता रहेगा, हम इसको तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है दानियाल साहब, ये फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ, जिसपे जुबैर साहब ने भी कहा 38 ट्रिलियन का कर्जा, इस पे आपने राना साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, तो ये ओवरऑल तो कन्फ्यूजन की स्टेट है। फिर क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की गवर्नमेंट की? जी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की इंटरप्रिटेशन ये है कि जितने भी हदफ हुकूमत ने दिए थे वो पूरे नहीं कर सकी। इसके बावजूद कि बार बार इनको IMF ने और मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको लेट मिली है। बुनियादी तौर पर 620 अरब रुपए जो इनका हदफ था टैक्स कलेक्शन का, वो कम कर दिया गया जितना भी इनका खसारा था उस वक्त। उसके बावजूद ये 12.1 ट्रिलियन नहीं पूरा कर सके, 11.7 पे शायद ये आउट हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए या तो आपने डेवलपमेंट में से पैसे काटने जो मतलब गरीब लोगों को या उन लोगों को जो मुतासरीन है उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर आपने कर्ज लेना है जिसके जरिए से फिर आप प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट करते हैं और आपकी ग्रोथ नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये इनका इस साल भी ये जो 14.1 या 14.2 ट्रिलियन इन्होंने टारगेट रखा है, ये भी मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है जो मैं समझता हूं सबसे अहम है कि इनकी ग्रोथ ही नहीं हुई। तो ये जो 2.68% बता रहे हैं, दर हकीकत तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने इसके खिलाफ बात की है। यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को बुला के सरजनिश की कि आप 10 साल पुराने अदादो शुमार हमें क्यों दे रहे हैं, और वहां पर जवाब यह आया कि जी हमें रोका जा रहा है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो बात सख्त होगी कि जी आप बताएं कौन रोक रहा है, कौन सा मिनिस्टर रोक रहा है आपको। तो जाहिर बात है वो मैरीटाइम अफेयर्स वाला तो नहीं रोक रहा होगा, जो उनका इंचार्ज है प्लानिंग वाला वही रोक रहा होगा। तो उसमें यह है कि ये बजाते खुद एक सबूत है कि हुकूमत जो है अपने अदादो शुमार से शर्मिंदा है। और अब सबसे बड़ी बात जो है, आप देखें कि अभी सितंबर के बाद एक इन्फ्लेशन का रेला आ रहा है, महंगाई का एक रेला आ रहा है। अच्छा। जिसने सबकी जो पहले कोई रहती कुती कसर थी, वैसे ही लोग तबाह हो गए हैं, शिकस्त रेख्त हो गए हैं। जो रहती कुती कसर है वो इस रेले ने निकाल देनी है। उसकी वजह क्या है, और स्टेट बैंक को अच्छी तरह पता है इस बात का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी पता है, क्योंकि ये सितंबर से लेके तकरीबन ऑनवर्ड्स इन्होंने एक पैसे का रेल पेल कर दिया बाजार में, यानी ऑलमोस्ट 1.7 ट्रिलियन रुपीस जो है इन्होंने बैंकारी निजाम के जरिए से नए फेंके मार्केट में। और उस नए फेंकने से जब ग्रोथ सिर्फ 2% हुई है, जो सारे एग्री करते हैं तकरीबन यही निकलेगी, ये भी अपने फिगर रिवाइज करेंगे सितंबर में, तो उसमें उसकी वजह से प्राइस राइज होनी है। और वो ये बताते हैं कि जी हमने डिप्टी कमिश्नरों के जरिए, यानी प्राइस राइज ये पीछे से खुद कर रहे हैं स्टेट बैंक के जरिए, इंटरेस्ट रेट कम करके, और पकड़ रहे हैं बेचारे गरीब टमाटर और रेडी वाले को कि जनाब ये इन्होंने जो है ना जखीरा अंदोजी या मुनाफाखोरी की है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है। एक दूसरी आखिरी बात यह है कि इनके जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर है वो तो एक नया ही मयार इन्होंने कायम कर दिया इस साल, क्योंकि पहली मर्तबा फाइनेंस सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर ही नहीं है सिरे से। आप छोड़ दें कि वो बड़ा है या कम है या क्या है या क्या नहीं है, इन्होंने मिटा ही दिया है। और उसकी वजह यह है कि जो सेंसस हुआ है 2023 में इसी हुकूमत के दौरान, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है अबव 15 इयर्स जो मयार है इनका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पाकिस्तान का, उसमें 22% से अबव चलेगी अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि ये पिछले साल सिर्फ 6% बता रहे थे। सही अब तो ये तो खुला तजाद है, अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स आप कह रहे हैं, खुद तो छापा भी नहीं, ठीक है, पब्लिसाइज नहीं किया गालिबन। मैं समझता हूं कि वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं तवातर से ये बात पिछले 2 साल से कर रहा हूं
कि ये सूरत बन रही है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो बिजली की चोरी है, जो ये अभी बता रहे हैं कि जी हमने बड़ा उस पर काबू डाल लिया, 198 बिलियन का हमने वो खिलाफ पूरा कर दिया वगैरह, नेपरा इनका अपना अदारा तो मान नहीं रहा। उसने साफ ओपन मीटिंग में कह दिया कि हम इन फिगरों को चैलेंज करते हैं। ठीक है दानियल साहब, इस पे यकीनन एक एक्सटेंसिव कन्वर्सेशन की जरूरत है। बिल्कुल पॉइंट आ गया। ठीक है, आई हैव द लास्ट मिनट। पंजोता साहब आपकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट है मेरे पास। 14 अगस्त के एहतजाज के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा पोलाइटली अब आपसे अपील कर दी है कि कॉल वापस ले लें, यौम आज़ादी के रोज़ ये सब ना करें। अभी ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मान लेंगे आप इसको? देखें, पहले भी ताकत का इस्तेमाल ही हो रहा है मुल्क के अंदर, और जहाँ पुरअमन रैलियाँ निकालना, पाकिस्तान के हक में झंडे लेकर निकलना या साथ पीटीआई का झंडा होना, तो उसमें जुर्म क्या है? पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त को मिली और हकीकी आज़ादी के लिए साथ हमारा झंडा होगा पीटीआई का, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाएंगे, लेकिन ज़रा उठा के बयानात देखिए कि मौलाना फजल रहमान खिताब कर रहे थे, साथ नून लीग के रहनुमा थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और मौलाना साहब कह रहे थे कि हम इस दफ़ा 14 अगस्त को जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, जदोजहद आज़ादी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, तो वहाँ मामला सारा ठीक था। और अगर हम कह रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी के साथ पीटीआई के झंडा पाकिस्तान के साथ होगा तो गुनाह है। यहाँ तो घर बैठना वो भी गुनाह है। यहाँ तो इनको गवारा ही नहीं है कि कोई बात करे, कोई जज बात करे, कोई वकील बात करे, कोई साफी बात करे, कोई एंकर बात करे, कोई भी बात करे। मतलब ये कहते हैं कि जो सेटअप बनाया गया है इस पे जो तनकीद करेगा वो हमारे खिलाफ है, क्योंकि उससे हमारी कुर्सी जाएगी। तो लिहाजा रूल ऑफ लॉ की बात ना कीजिए, बाकी जो मर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।